तरक्की और उन्नति तो दूर की बात, ये एक ऐसे दलदल में धंसता चला गया। इलाके की लीडरशिप चेंज हो, जब लीडर समस्या हमारे सामने कोई नहीं आ सकती, जिसके इरादे मजबूत हों उसके सामने समस्या कोई नहीं आ देगी। क्यों नहीं देगी? मुझे एक वजह बताइए आप क्यों नहीं? पंचों से ठगी ले लो, 30-30% कमीशन ले लो, से मिलने के लिए 4 ठोंडाओं को लेके जाओ, 4 उनको उनके वसीले खाओ आप। तब साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज और हम मौजूद हैं कामा विधानसभा में। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कामा विधानसभा के जो यूथ है उसमें बहुत अच्छी और खासी पकड़ बनाई है बहुत कम समय में। सीए मुख्तियार साहब हमारे साथ हैं, उनके विचार हम आपके साथ में साझा करने चाह रहे हैं। जी सीए साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल P4 मेवात पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार। जी सीए साहब, आप जो हैं अपने विचार हमारे व्यूअर्स के सामने रखें कि आप कामा से विधायक क्यों बनना चाहते हैं। देखिए, किसी भी इलाके की, किसी भी क्षेत्र की और किसी भी समाज की तरक्की उन्नति के लिए अगर कोई काम किया जा सकता है बड़े स्तर पर, तो वो राजनीति में आकर ही किया जा सकता है। क्योंकि नीति बनाने का काम, नीति बनाने का और उनको क्रियान्वित करने का काम एक जनप्रतिनिधि कर सकता है। तो मैं चाहता हूं मैं अपने इलाके में काम करूं, इसलिए मैं राजनीति में आना चाहता हूं। काम किस तरीके के काम आप करना चाहते हैं? पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के रहे हों चाहे कांग्रेस के रहे हों, तो आप ऐसा क्या करना चाहोगे कामा की जनता के लिए जो अब तक नहीं हुआ है? देखिए, अभी तक कामा की राजनीति में जो एक परिवार का दबदबा कहें या उसका वर्चस्व कहें, 35 से 40 साल हमने उनको दिए। लेकिन इन 35 से 40 सालों में जिस तरह से तरक्की और उन्नति इस इलाके को करनी चाहिए थी, उस तरक्की और उन्नति तो दूर की बात है, हर रोज दिन प्रतिदिन ये एक ऐसे दलदल में धंसता चला गया जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज दुनिया, पूरा देश, पूरा भारतवर्ष चांद पे पहुंचने की खुशी मना रहा है कि भाई हम हिंदुस्तान के जो वैज्ञानिक हैं वो चांद पर पहुंच गए हैं खोजबीन करने के लिए। और हम यहाँ बात करते हैं कि हमारा लिटरेसी रेट 30% है फीमेल का। हम कहते हैं हमारी हायर एजुकेशन में पॉइंटों में लड़कियां हैं परसेंटेज वाइज। हम बात करते हैं कि यार हमारे यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है। हम बात करते हैं कि हमारा मेल लिटरेसी रेट है जो वो 50% से भी कम है। हम बात करते हैं कि यार हमारे यहाँ तो हायर एजुकेशन में लड़कों के परसेंटेज 1-2% लड़के हायर एजुकेशन में जा पा रहे हैं। तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारी एक समाज की, एक इलाके की जो ताकत है, नई जनरेशन पढ़ाई के स्तर में जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की दिशा एक होनी चाहिए, वो दूर दूर तक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इलाके की लीडरशिप चेंज हो। जब लीडरशिप चेंज होगी तो और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं समाज में, चर्चाएं बदलेंगी। समाज में आज एजुकेशन के नाम पे कोई चर्चा नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे कोई चर्चा नहीं है समाज में। आज राजनीति का मुद्दा ही नहीं है डेवलपमेंट, राजनीति का मुद्दा ही नहीं है कि यार इस इलाके के लिए कुछ सोचा जाए कि इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये लिटरेसी रेट की जो हम बात कर रहे हैं, बता आप पूरी दुनिया में कहीं देख लीजिए, इससे कम कहीं लिटरेसी रेट आज के जमाने में हो। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का ऐसा दौर है जिसके मुहाने पर हम खड़े हैं। अभी पिछले दिनों में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 4-5 साल में, और रोबोटिक वर्ल्ड है आने वाले समय में। रोबोट का इतना बड़े स्तर पे इस्तेमाल होने जा रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोल रहे हैं, वो ऐसी दुनिया है जो कल्पना से परे है। तो इन सब इस बदलाव के दौर के मुहाने पर खड़े हैं और हमारे पास तैयारियां कुछ नहीं है। हमारी जो यंग जनरेशन है उसको कोई दिशा ही नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। इसलिए लीडरशिप का चेंज होना बहुत जरूरी है। नई लीडरशिप आएगी, नए दौर की चुनौतियां, अवसर, नए दौर में क्या क्या कुछ बदलने वाला है। अभी अखबार में पढ़ रहा था पिछले कुछ दिनों में, दैनिक भास्कर ने छापा, अगले 5-6 साल के अंदर 40% जो जॉब आज मार्केट में है वो खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब आप सोचिए 5 साल का पीरियड कितना सा पीरियड होता है। 5 साल में अगर 40% जो रोजगार है अगर वो खत्म हो जाएंगे, आप सोचिए क्या कैसी स्थिति सामने आ जाएगी। बात यह है कि आज के दौर के जिस तरह तेजी से बदल रहा है, इसके में बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं सामने और बहुत बड़े अवसर भी हैं। लेकिन उन अवसरों को ग्रैब करने के लिए तो हमारे पास कोई तैयारी नहीं है और उन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं है। इसलिए लीडरशिप का बदलना बहुत जरूरी है इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस क्षेत्र की तरक्की के लिए। क्योंकि
छोटे छोटे कस्बों से मिलकर मुल्क बनता है, देश बनता है। जब ये छोटे छोटे कस्बे तरक्की करेंगे, गांव देहात के लोग तरक्की करेंगे, तो मुल्क अपने आप तरक्की करेगा। लेकिन सीए साहब, एक समस्या ये आपके सामने मैं कह सकता हूँ आ सकती है, पार्टी कांग्रेस से आप सिंबल मांग रहे देखो, हैं। समस्या हमारे सामने कोई नहीं आ सकती, जिसके इरादे मजबूत हों उसके सामने समस्या कोई नहीं आती। तो समस्या की बात ही मत करो, और समस्या आएंगी तो उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। मतलब आप कांग्रेस पार्टी अगर आपको सिंबल नहीं देती है तो किसी अन्य पार्टी के साथ जाना क्यों चाहेंगे? नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? मुझे एक वजह बताइए, आप क्यों नहीं देगी? एक वजह बता दीजिए किस लिए नहीं देगी। देखो, ये पार्टी का डिसीजन है सीए साहब। सर, पर हम आपसे मेरी बात सुनिए। पार्टी का डिसीजन, पार्टी का ही डिसीजन ये भी है कि जो आदमी जीत सकता होगा उसको टिकट देंगे। आज भी आपने अखबार पढ़ा होगा, आप कामा में बच्चे से जाकर पूछ लीजिए कौन जीत सकता है, कौन मजबूत कैंडिडेट है। यूथ आपके साथ? यूथ नहीं, हर तबका। देखो, पहले हमारे विधायक साहब हैं, उनको 500 वोट नहीं आती दूसरी कम्युनिटियों की। मैं जब चुनाव लड़ूंगा 50% वोट लूंगा हर कम्युनिटी की। 50% में कह रहा हूँ, 70% में हर कम्युनिटी की। सिख कम्युनिटी की 70% वोट में लूंगा, जबकि वो कांग्रेस को वोट नहीं करते, हमारे इलाके में नहीं करते। सैनी समाज की मैं 70 से 80% वोट लूंगा। गुर्जर समाज की मैं 80% वोट लूंगा। तो कोई समाज ऐसा नहीं है, पंडितों से वोट मैं लूंगा। एससी समाज की वोट 80% वोट हम लेंगे, अल्लाह ने चाहे तो। बात यह है, हर तबके से वोट उठाऊंगा मैं। मुस्लिम समाज की 90% वोट आज की डेट में है, और 90% तो बात कर रहा हूं मैं। और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा 100% हम चुनाव में इतने मजबूत कैंडिडेट हैं, हम हर हाल में जीत कर दर्ज करेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, समाज और इलाका जिसके साथ खड़ा हो कैंडिडेट, वो भारी है। और कांग्रेस पार्टी हर रोज यही कह रही है कि जो आदमी जीत सकता होगा उसको टिकट देंगे। जो जीतने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो कितना ही उसका राजनीतिक बैकग्राउंड, उसको टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यकाल में काम कैसे किए हैं, आप क्या समझते हैं? बेहतर किए हैं या कुछ कमी रही है? देखिए, दो चीजें रहती हैं। एक तो होती है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसियां बनती हैं। जयपुर में 200 विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं। वो अपने अपने इलाके की बात रखते हैं, वो अपने अपने इलाके की जरूरतें रखते हैं वहां पे। उसके बाद नीतियां बनती हैं, नीतियां बन जाती हैं, पॉलिसियां बन गई, फिर उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो नीतियां बहुत अच्छी अच्छी बन जाएं और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो आप ये समझिए कि फिर कहीं ना कहीं लोकल लीडरशिप का फेलियर है। पूरे राजस्थान में कांग्रेस का कहीं विरोध नहीं है, लीडरशिप का, पॉलिसी मेकिंग का कहीं कोई विरोध नहीं है। जनहित की इतनी सारी योजनाएं कांग्रेस लेके आई है जो पिछले किसी सरकार ने नहीं आई। आज पूरे देश में राजस्थान कांग्रेस सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो मॉडल के रूप में दूसरे स्टेट उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो पॉलिसी मेकिंग में, सरकार की नीयत में, सरकार के की मंशा में कोई कमी नहीं थी। गहलोत साहब ने बहुत अच्छी सरकार चलाई, और उसका नतीजा है कि आज दोबारा पूरे राजस्थान से आवाज आ रही है कांग्रेस रिपीट करेगी। लेकिन बात अगर हम पर्टिकुलर हमारे इलाके की करें, तो यहाँ सही बात यह है कि यहाँ की लोकल लीडरशिप है ना, उसको ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ यहाँ कोई बोल नहीं सकता, हमारे यहाँ तानाशाह है। उसका उदाहरण समझिए आप कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई जिन लोगों ने परिवारवाद फैलाया उनको हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन यहाँ परिवारवाद की चरम सीमा है। आप जब मंत्री हो, क्या जरूरत है आपका बेटा भी प्रधान बने उसी कार्यकाल में? आप जब मंत्री हो, क्या जरूरी है कि दूसरी पंचायत समिति में सेम टेन्योर में आपकी बेटी भी प्रधान बने? जब आप एमएलए हो, मंत्री हो, क्या जरूरी है उसी समय आपके परिवार के 4 लोग अलग अलग पंचायतों से जाके, सिर्फ इसलिए कि आप बाहुबली हो इस इलाके में और आपको ये लगता है कि सारे लोग हमसे डरते हैं, 4 अलग अलग पंचायत समितियों से जाके आपका परिवार चुनाव लड़े पंचायत समिति का, और फिर आपके ससुर जो है सरपंची का भी चुनाव लड़े गांव में? तो ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसे लोग हैं? इससे पता चलता है ये कांग्रेस माइंडेड लोग नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। जहां इनको अवसर मिलता है वहां कांग्रेस, चाहे कितना भी नुकसान पार्टी को हो जाए, कितना भी नुकसान, आज जो विरोध है, इसीलिए तो विरोध हो रहा है कि भाई इस तरह से जुल्म जाति झेली, फिर कोई आदमी अगर जरा सी जबान खोल दे उसके ऊपर झूठे मुकदमे लदवा देते हैं। आज कितने ही मीडिया वालों के इंटरव्यू देखते हैं सोशल मीडिया पे, लोगों के सामने माइक लगा देते हैं, अरे अभी रुक जा, थोड़ी तसल्ली रख, अभी मुंधवा देगी। हर आदमी ये बात बोलता है, अभी मुंधवा देगी। तो ये कैसा माहौल आपने डेवलप किया है, कैसे
तो हम तो कांग्रेस की स्पिरिट के साथ हैं। कांग्रेस की जो मूल थॉट है, जो फंडामेंटल जो थॉट है कांग्रेस की, हम उसके साथ हैं। हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, हम पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं वही पूछ रहा हूँ सीए साहब, आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर पार्टी टिकट किसी भी आप जो भी प्रत्याशी मांग रहे हैं, अगर किसी को टिकट देती है तो आप उनका साथ देंगे या फिर अलग से? आपसे एक बात बोली कि कोई एक ग्राउंड बताओ कि पार्टी आपको टिकट इसलिए नहीं देगी। या तो आप ये कहो कि भाई आपसे मजबूत फला आदमी है ग्राउंड पे, या तो आप ये बात बताओ कि भाई नहीं, आप अभी दूसरे नंबर पे हो, आप 5वें नंबर पे हो। मुझसे ज्यादा मजबूत कोई कैंडिडेट ग्राउंड पे अगर हो, जिसकी विनिंग पॉसिबिलिटी ग्राउंड पे हो, तब तो मैं आपकी बात को समझ के और इसका जवाब दूं कि भाई मेरे को टिकट नहीं देगी पार्टी तो मैं क्या करूंगा। अगर इसके कोई जवाब नहीं है तो मैं इसका अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है कि भाई मुझसे मजबूत कौन है, कांग्रेस जिस थॉट पे काम कर रही है, कांग्रेस कह रही है परिवारवाद को जिन्होंने आगे बढ़ाया उसको नहीं, अभी हमारे प्रभारी ने कहा, बड़े बड़े अखबार में छपे, जिन्होंने परिवार इस तरह का किया है कि परिवार में प्रधान भी बना दिया, प्रमुख भी परिवार में बना दिया, जिन्होंने फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, कांग्रेस के और लोग कहाँ जाएंगे, नई लीडरशिप कैसे तैयार होगी, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। अच्छा सीए साहब, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं, वो कौन लोग हैं और आप क्या कहना चाहते हो उनको? कहते हैं कि सीए साहब जो हैं वो बीजेपी टीम बी है। देखो कोई कहता होगा, लेकिन हमारे इलाके में ये मैसेज नहीं है। सबसे बड़ी जीत मानते हैं हम अपनी इस बात की कि आज तक भी कोई सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जिसने फील्ड में ये कहा हो कि ये किसी को हराने के लिए खड़ा हुआ है। हर आदमी ये कह रहा है कि यार ऐसा नौजवान अगर हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व करेगा तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। नया नौजवान है, नई तरह की राजनीतिक बात कर रहा है, वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहा है कि यार नई तरह की राजनीति यहाँ इलाके में शुरू करेंगे। तो आज तक भी मुझे तो कोई नहीं मिला जो हमको ये कह रहा हो कि ये बी टीम सी टीम है। हम तो पहले दिन से हमारा जो नैरेटिव है लोगों में वो ये है कि ये जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है। पहले दिन से लोगों में ये नैरेटिव है कि ये पैसे का लालची नहीं है। तो ये चीजें मुझे नहीं मिली सुनने को, तो इनके कोई सत्ता, इनमें कोई दम नहीं है इन सब बातों। उलेमाओं की एक मीटिंग हुई थी और आपको समर्थन किया था। लोग कहते हैं कि वो सीए साहब ने करवाई थी और खुद से ही उन्होंने अपने ऊपर माला और समर्थन दिलवा लिया। क्या समझते हैं? उन लोगों से कौन मना करता है कि आप मत करवाओ? अगर ये सब करवाने से हो सकता है तो हर पॉलिटिशियन चाहता है कि भाई मेरे को भी, क्योंकि आपने देखा भी होगा हमारा समाज, हमारा इलाका उलमाओं की बात को बहुत बड़ी तवज्जो देता है। उन्होंने कोई फैसला किया है तो वो बहुत मायने रखता है समाज में। तो हर आदमी, पॉलिटिशियन तो ये चाहता है कि भाई मुझे भी ये पगड़ी पहना दे। आज तक के इतिहास में तो किसी को नहीं पहनाई, और अब पहनवा ले ना उलमा, बहुत सारे मौलाना हैं वो किसी से पहनवा ले। तो ये किसी के कहने से उलमा जो हैं बहुत जहीन लोग हैं, ना तो मुख्तार के कहने से वो पगड़ी पहना सकते, ना वो मुख्तार के कहने से मुख्तार को सपोर्ट कर सकते। ये तो परिस्थितियां हैं उन्होंने जो झेली हैं इलाके में। मौलाना अरशद साहब की बेइज्जती इन्होंने की, उनके तंबू फीके डोले। मौलाना अरशद साहब ने वहाँ उसके लिए प्रोटेस्ट किया, किसान आंदोलन के लिए, उसमें उनकी मुखालफत, उनको बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौलवी हारून की बेइज्जती इन्होंने की, जग जाहिर है। मौलवी मुफ्ती रिजवान साहब के पीछे वो डंडा लेके और फावड़ा लेके भगे, वो जिससे वो करते हैं ना, वो क्या हथियार है कोई, वो तलवार टाइप का, वो लेके भागे हैं उसके पीछे। तो उन्होंने बेचारों ने झेली है मुसीबतें, आज वो खड़े हैं उनके खिलाफ। आप कामा से विधायक बनने के बाद सबसे पहले कौन कौन से काम होंगे जो कामा के लिए आप करना चाहोगे, प्रयास करोगे? देखो पहले दिन से मेरा प्रयास, सबसे पहला प्रयास तो मेरा ये रहेगा कि भ्रष्टाचार जिस तरह का है, बिजली घर में ले लो, थानों में ले लो, तहसीलों में ले लो, सरपंचों से ठगी ले लो। एक सरपंच है, वो प्रतिनिधि चुन के आया है, उससे आप 30% कमीशन ले लोगे, वो बेचारा क्या कैसे काम करा लेगा? वो अपनी जान बचानी भारी है आज सरपंचों को। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि एक पैसे की कहीं कोई कमीशन खोरी, कहीं कोई दलाली इलाके में नहीं हो। दूसरा कह लो या इसको भी पहले में ही शामिल कर लो, पहला काम मेरा एक इसके साथ साथ ये भी होगा कि यहाँ कोई बैरियर ना हो नेता से मिलने का।
नेता से मिलने के लिए 4 ठोंडाओं को लेके जाओ, 4 उनको उनके वसीले खाओ आप, तब वो नेता से मिलो, ये नहीं होगा। आप, मेरा नंबर है आज भी मेरे फोन में, आज मेरे फोन में करीब 65,000 लोगों के नंबर सेव हैं, मेरे इलाके के 65,000 लोगों के। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि हर आदमी का नंबर मेरे पास सेव हो, हर आदमी का। किसी का फोन आए तो मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करूं। मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मेरा कोई साथी, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको रिस्पॉन्ड करे, उसकी समस्या सुने, उसकी समस्या सुन के उसका जो बेस्ट से बेस्ट तरीका हो सकता है सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन करे। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि भाई लोगों जहां जहां परेशान है, आम आदमी जिस परेशानी से जूझ रहा है, तो नेता से मिल ही नहीं सकता। आप जाओ वहां 4 घंटे उनके यहाँ हाजिरी लगाओ, 4 बड़े आदमियों के वसीले खा के जाओ, तो उनको लेके जाओ, तब वहां 4 घंटे बाद भी नंबर आए नहीं आए, 4 घंटे बाद कह दिया सो रहे हैं, आज तबीयत खराब नहीं है, ये स्थिति ना हो इलाके में। तो ये जो है एक दूसरे से जनता का और नेता के बीच का जो गैप है, उसको खत्म करने का पहले दिन से काम करेंगे। फिर जैसे जैसे जरूरत है एजुकेशन के फील्ड में, जो जरूरत है इलाके की, अभी से देखो, कोई आदमी तो ये सोचे कि मैं बन जाऊंगा जब प्लानिंग करूंगा कि हमको करना क्या है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि ये जिम्मेदारी हमको मिल रही है, उस पर हमारे अभी से एक्शन प्लान तैयार है। हम अभी से कोशिश कर रहे हैं कि हमको अगर विधायक बन के चुनाव जीतने के अगले दिन से, अगले पल से ही, शपथ ग्रहण से अगले दिन ही हमारे क्या क्या एक्शंस होंगे। एजुकेशन के फील्ड में अगर काम करना है तो उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है, और आपके चिकित्सा के क्षेत्र में अगर सुधार करने हैं तो किस किस तरह करने हैं, किस तरह सामंजस्य बैठा के जिन कर्मचारियों की भी आदतें खराब हो रखी हैं उनके साथ डायलॉग करेंगे, उनके साथ बात करेंगे। हो सकता है वो बातचीत से ही उनको ये समझ आ जाए कि नहीं यार, ये आदमी, इसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं चलेगा, इसके पीरियड में ये काम नहीं चलेगा, तो अपने आप ही लाइन पे आ जाएं, अपने आप ही सुधर जाएं। हो सकता है कोई कर्मचारी ऐसा भी हो जिसके खिलाफ हमें एक्शन भी लेना पड़े, तो हर उस चीज को समझकर उसी का अभी से रोड मैप तैयार है कि हम किस तरह से काम करेंगे। अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स, कामा की जनता आपको देख रही है, जो मैं आपसे सवाल नहीं पूछ पाया हूँ? देखिए, इलाके के लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस इलाके में मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये चुनाव हमको सिर्फ इस बुनियाद पे लड़ना है कि हम इलाके की जरूरतों को समझकर आने वाले कल की बेहतरी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये चाहता हूं मैं अपने इलाके के लोगों से कि जाति, धर्म और मजहब के नाम पर, जैसा मैंने वादा किया है आपसे कि मैं पूरे जीवन भर किसी से धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा, मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा, मैं किसी आदमी से किसी और डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे भेदभाव नहीं करूंगा। मेरे पास कोई आदमी आएगा किसी भी जाति बिरादरी का है, तो मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि उसके साथ न्याय हो, उसके मुकाबले में, चाहे मेरा भाई खड़ा हो, चाहे मेरा रिश्तेदार ही खड़ा हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार फला गांव में तो वो मुख्तार के रिश्तेदार हैं, अगर वो विधायक बन जाएगा तो वो मुख्तार हो सकता है अपने रिश्तेदारों को ज्यादा नजदीक रखे, हमारी बात ना सुने। उन सब से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्तार का रिश्तेदार वो है जो सही पर खड़ा है, मुख्तार का रिश्तेदार वो नहीं है जो गलत काम कर रहा है। मुख्तार के साथ एक गरीब आदमी आएगा, उसको अगर मेरे भाई ने सताया होगा तो मैं उस गरीब आदमी के साथ खड़ा मिलूंगा। मेरे रिश्तेदार ने किसी के साथ नाइंसाफी की है, मेरे रिश्तेदार ने किसी को परेशान किया है, तो मैं उस आदमी के साथ खड़ा होऊंगा जो मजलूम है, जिसको परेशान किया गया है। रिश्तेदार से भी कहूंगा कि भाई देख, जहां तू गलत है तो गलत है। अपने भाई से भी कहूंगा जहां तू गलत है वहां गलत है। तो मैं इलाके के लोगों से विनती करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि इस बार मौका है हमारे और आपके पास। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और तमाम तरह की जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं और भेदभाव हैं, उनकी बुनियाद पर वोट नहीं करनी है। इस बार सिर्फ वोट करनी है तो इसलिए वोट करनी है कि हमारे इलाके की तरक्की, हमारे इलाके की बेहतरी किस में है, इसके ऊपर वोट करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सीए साहब, आपका कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी आवाज, हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, हमारे साथ कामा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से सिंबल मांग रहे हैं सीए मुख्तार साहब थे,
उनके विचार हमने आपके सामने पेश किए। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, ये जो पूरा प्रोग्राम है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।